झालं झालं. ओम शांति। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और इस वक्त जो मैं सेंटर पे महसूस कर पा रहा हूँ, कितना खुशी का समय है, कितना उमंग उत्साह से भरा समय है, कितना अच्छा माहौल है, खुशियों से भरा हुआ। हम नए साल का वेलकम कर रहे हैं, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या किसी को भी क्रोध के बारे में कुछ याद है? मुझे तो नहीं लगता किसी को क्रोध के बारे में कुछ याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माहौल ही इस तरह से बना हुआ है कि हर एक अपने को देही अभिमानी समझ रहा है, आत्मा समझ रहा है और खुशी में, बाबा के प्यार में झूल रहा है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंगर मैनेजमेंट फॉर अ पीसफुल लाइफ। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें क्रोध को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रोध हमें किसी सिचुएशन में आ जाता है, कभी अवेयरनेस ना हो तो क्रोध के हम शिकार हो जाते हैं और फिर बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारा क्वालिटी नहीं है, हम तो अनायास ही क्रोधित हो गए। तो इस सेशन की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ करना चाहता हूँ कि क्रोध का इम्पैक्ट यानी क्रोध का असर कितना गहरा होता है हमारे ऊपर भी, और हम किसी को अगर क्रोधित होते हैं तो उसके ऊपर भी। तो एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी आज एक गलती हो गई है। मैंने क्रोध में आकर अपने मित्र से बहुत भली बुरी बातें कही है। मेरा मित्र बहुत आहत हो गया है दुख से। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो अब आप बताएं कि मैं उसके लिए क्या करूं, मैं कैसे इस चीज़ को अब क्लियर करूं, कैसे समाप्त करूं। तो उसके गुरुजी ने कहा कि आप एक काम करिए। उन्होंने उसको एक ब्लैंक पेपर दिया, एक सादा पेपर, और उसे कहा कि आपने अपने मित्र से क्या क्या चीज़ें कही क्रोध में, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर नोट डाउन करो। तो जैसा गुरुजी ने कहा वैसा उसने किया। सारी चीज़ें जो जो उसने अपने मित्र को बोली थी, सारी चीज़ें उसने लिखी। अब उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब लिखकर हो गया है। तो गुरुजी ने कहा अब अगला स्टेप ये है कि आप इसको फोल्ड करो कागज को और इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करो जितने तुम कर सकते हो। छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े पीसेस आप करो उसके। तो उसने वो भी किया, कागज के फोल्ड करके उसने जितने हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़े किए। अब उसे कहा कि आप खिड़की के पास जाओ, जो कि गुरुजी का जो कमरा था वो पहले महले पे था। गुरुजी के कमरे के खिड़की से उन्होंने कहा कि अब इसे क्या कर दो, बाहर फेंक दो। तो उसने क्या किया, उसको इजीली बाहर फेंक दिया। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, सारे जो छोटे छोटे टुकड़े वो हवा में उड़ने लगे। उसने पूछा गुरुजी अब गुरुजी ने कहा अब जाओ और ये कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े आपने खिड़की से बाहर फेंके हैं ना, इसे जमा करके लेके आओ। तो उसने बोला कि गुरुजी ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो गुरुजी ने कहा कोशिश तो करो। वो बेचारा भागता हुआ गया, जाने तक वो सारे कागज के टुकड़े लगभग सारे उड़ गए थे। उसके हाथ में एक दो पीस ही लग पाए, छोटे छोटे एक दो पीस ही लगे। वो रिटर्न गुरुजी के पास आया, उसने बोला कि मेरे पास तो बस इतना ही मिला मुझे, बाकी तो नहीं है। तो गुरुजी ने फिर उसे समझाया और कहा कि यही होता है जब हम कभी किसी को क्रोध करते हैं, गुस्से में कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे, बिना अवेयरनेस के बोल देते हैं, तो बाद में हमारे मन में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब आप
की जो मित्रता है, आपने जो एनर्जी या जो चीज़ें उसको बोली है, जब तक वो आपको माफ़ नहीं करता, जब तक उसका मन शुद्धता नहीं पाता, तब तक ये चीज़ें आपको सताती रहेंगी। तो बेस्ट वे ये है कि आप उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना का विचार करो। अब उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह पुराने एक गुरुओं में सोक्रेट्स करके एक जो गुरु है वो बहुत फेमस है, एंशिएंट टाइम्स के, बहुत पुराने समय के। तो उन्होंने भी कहा है कि जब भी हम बोलते हैं तो बोलने के पहले हमें 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है क्या? इज इट ट्रू? जो मैं बोलने वाला हूँ वो सही है? अगर इसका आंसर हाँ है तो अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछो, इज इट प्लीजेंट? क्या मैं जो बोलने वाला हूँ वह सामने वाले को खुशी देगा? अगर उसका भी आंसर हाँ है तो तीसरे क्वेश्चन पे जाओ कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो सामने वाले व्यक्ति के लिए यूजफुल है या नहीं। अगर ये तीनों भी प्रश्नों के उत्तर हाँ में आते हैं, तीनों का जवाब हाँ होता है, तब ही हमें बोलना चाहिए। अदरवाइज हमें बाकी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मौन में रहना चाहिए। पहले के ज़माने में जाते 20 साल पहले, जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, अगर हम कभी किसी पे क्रोधित हो भी जाते थे या हमें किसी के ऊपर कुछ गुस्सा आ भी जाता था, तो हम वेट करते थे कि जब वो बंदा मिलेगा तब मैं उसके सामने अपनी भड़ास क्या करूँगा? निकालूंगा। या फिर मुझे किसी अपने रिश्तेदार को कुछ बताना है या उनसे मैं नाराज़ हूँ, मुझे मेरी नाराज़गी के बारे में बताना है, तो हम चिट्ठी लिखते थे। तो चिट्ठी लिखने के लिए पहले पोस्ट कार्ड लाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, फिर चिट्ठी को पोस्ट करेंगे। ये सारे प्रोसीजर में काफ़ी समय बीत जाता था, और जैसे जैसे समय बीतता था ना, तो वैसे वैसे जो मन में क्रोध की ज्वाला होती थी वो धीरे 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 क्या हो जाती थी? शांत हो जाती थी। लेकिन अब टाइम है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ में है। हम जरा भी पेशेंस नहीं रखते। कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हम तुरंत क्या करते हैं? फ़ोन लगा देते हैं, मैसेज कर देते हैं। नाराज़ हो जाते हैं तो हम अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप का डीपी हटा देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए। फिर हम ऐसा स्टेटस मोबाइल पे लगाते हैं कि वो उसी व्यक्ति को दिखना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे भी एक तरह से नाराज़ होना, ये सब क्रोध के ही स्वरूप है। तो इस पूरे सेशन में हम क्या जानेंगे? इस पूरे सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रोध क्या होता है। हम सभी जानते हैं क्रोध क्या है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे क्रोध को बढ़ाती हैं। क्या गुस्सा करने से हम पावरफुल फील करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैं गुस्सा करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता हूँ ना, तो सामने वाला डर के रहता है। तो डराने के लिए गुस्सा बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ऐसा लगना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये हम जानेंगे। एंगर को मैनेज कैसे करना है, और जो हमारे अंदर क्रोध आता है उसकी जड़ें कहाँ पर हैं, और कुछ टूल्स हम देखेंगे, कुछ तकनीक हम देखेंगे कि हम क्रोध को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। हाँ, गुस्सा आता है आप लोगों को? गुस्सा ये दीदी ने मुझे 3 टॉपिक दिए थे। मैं ऑनेस्ट हूँ दीदी, आपको शेयर भी करता हूँ। दीदी ने 3 टॉपिक दिए थे, फियर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। और दीदी ने मुझे बोला था कि आपको इनमें से जो टॉपिक लगता है उसको प्रिपेयर करो एंड सेशन कंडक्ट करो। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। मैंने कुछ दिन सोचा, सोचने के बाद मैंने एंगर मैनेजमेंट चूज़ किया, क्योंकि इस चीज़ का कभी कभी मैं भी शिकार हो ही जाता हूँ। एंड स्टडी करते वक्त, जब ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था, स्टडी करते वक्त, दीदी की क्लासेस सुनते वक्त, जब मैंने उन चीज़ों को जाना, तो ऐसा लगता है कि कई दिनों से तो ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना कितना ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें अगर उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आते हैं, अवेयरनेस नहीं होता है, तो हम इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं जाने अनजाने में। बाद में जब अवेयरनेस आती है तो ओ ये तो मुझे शोभा नहीं देता, ये तो हमारे कैरेक्टर है ही नहीं, हम तो देवता स्वरूप है, हम तो बीके हैं, तो हमें तो ये शोभा नहीं देता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम फिर एकदम अटेंशन रखते हैं, कई दिनों तक फिर हम शांत स्वरूप में रहते हैं। लेकिन कभी अनायास
कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन फिर से जब सामने आती है तो हम फिर से उस सिचुएशन में लपेट लिए जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि वो सिचुएशन में दोबारा हम पढ़ने के बाद हम फिर क्रोध पे जीत पा सकें, तो वो हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। एंगर क्या होता है? तो ये एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पर होता है। हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तो हमें एंगर आता है, गुस्सा आता है। किसी ने कभी कोई फीलिंग्स हमारी हर्ट कर दी तो हमें गुस्सा आता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमारे आसपास में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। टीवी पे कोई न्यूज़ देख लिया, वो न्यूज़ देखने के बाद भी हमें लगता है कि हम कमेंट्स पास करते ही हैं कि अरे ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। हमारे मन में संकल्प चल ही जाता है। और संकल्प चलना मतलब क्या? हम आत्मा हैं, हम सभी एनर्जी है। संकल्प चला यानी हमारी एनर्जी उस सिचुएशन पे गई, और उस सिचुएशन पे अगर एनर्जी गई है तो 101% उसका रिटर्न हमें मिलना ही है। वो रिटर्न, वो सिचुएशन हमारे पास आती है। और गुस्सा आने के बाद हम पूरी तरह से अंदर से क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारा रिलेशन, जो हमारा रिश्ता अच्छा खासा था, वो हमारा रिश्ता क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। उस रिश्ते में अशांतता आ जाती है। अगर हम कहीं पे क्रोध करते हैं तो हमारी इमेज भी क्या होती है? डाउन होती है। गुस्सा हम जताते कैसे? गुस्सा हम शब्दों से जताते हैं। कभी प्यार ही प्यार में बातें करते करते ऐसा धीरे से बोलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को वो चुभ जाता है। हमारे एक्शन में होता है, हम एग्रेशन में बात करते हैं या फिर हम हाथ उठा देते हैं, हाथ उठाने का एक्शन करते हैं। हमारे थॉट्स में होता है, कभी कभी हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम सामने वाले को इग्नोर करते हैं। वो हमसे बात करने आया है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, नाराज़गी जताते कि हाँ भाई मैं नाराज़ हूँ, आओ मुझसे बातें करो, मुझे थोड़ा सा मनाओ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? नाराज़गी को व्यक्त करते हैं। तो ये एक संस्कार है जो कई जन्मों से हमने बार बार रिपीट किया है। तो ये एक संस्कार बन चुका है, ये एक हैबिट बन चुकी है। और संस्कार को हम इजीली परिवर्तन कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। और अगर हम गुस्सा करते भी हैं तो जब गुस्से में होते हैं तो उस वक्त हम सोल कॉन्शियस नहीं होते। उस वक्त हम कौन से इसमें होते हैं? देह अभिमान में होते हैं, बॉडी कॉन्शियस में होते हैं। उस वक्त परमात्मा की याद भी हमें नहीं होती, तो हमारे कनेक्शन को ब्लॉक करता है। तो अगर फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है या फिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है तो उसके जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अपने पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अगर क्रोध आ रहा है, मेरे मन में अगर नाराज़गी आ रही है, अगर किसी का कोई बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि मेरे ऐसे संकल्प चल रहे हैं। मुझे उस चीज़ को गहराई में जा करके शांति से बैठ करके मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, एंगर एक ऐसी चीज़ है जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है कि माइंड में इमेज ऐसी है कि अरे आज जाएंगे ना, सिचुएशन ऐसी है तो हम एकदम शांति से बिहेव करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। लेकिन वहाँ पे जाते सिचुएशन ऐसी चेंज होती है, माइंड में कुछ रहता है और फटाक से वो सारा का सारा खुशी, उमंग उल्लास वो सब बगल में रह जाता है और जो गुस्सा है वो पर्दे से बाहर आ जाता है। ये चीज़ों को हमने कई बार फेस किया भी होगा, तो हम देखेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। अभी ये स्लाइड में जो लिखा है कि जब भी गुस्से वाली सिचुएशन होती है तो उसके दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से यानी दो सिरा होता है। एक सिरे पे हम खड़े होते हैं, एक सिरे पे दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है। चाहे गुस्सा हमने किया हो या चाहे गुस्सा उसने किया हो, चाहे गलती मेरी हो या मेरी गलती ना हो, चाहे सामने वाले व्यक्ति की गलती हो या ना हो, दोनों भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है, पर्सन बी है, दो लोग हैं, दोनों सामने सामने आते हैं और दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है, भले ए की गलती थी लेकिन बी ने उसे क्या कर दिया? डांट दिया। तो ए को ऐसा लगता है कि बी ने मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए था, उसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद दोनों व्यक्ति अपने अपने घर चले गए, लेकिन दोनों के दिमाग में ये चीज़ें टिक 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 क्या होती रहेगी?
चलती ही रहेगी। तो जितना संकल्प चलेगा उतनी एनर्जी वो एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी। अगर एंगर में संकल्प ले रहे हैं, नाराज होकर के संकल्प कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक व्यक्ति कोई समझदार है, जैसे ए व्यक्ति है, बी ने ए को डांटा, लेकिन ए जो है वो समझदार है, इमोशनली इंटेलिजेंस है, तो वो समझ जाएगा कि भाई ने अगर गुस्सा किया है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा, मुझे संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं। वो कह रहे होंगे तो शायद ही कुछ मेरे से गलती हुई होगी, तो वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने आप को चेक करता है कि मेरी क्या गलती हुई, उस गलती को फाइंड आउट करके उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है। तब उस वक्त उसका संकल्प नहीं चला, उस वक्त उसके पॉजिटिव संकल्प चले, तो उसने कौन सी एनर्जी शेयर की? पॉजिटिव एनर्जी शेयर की। तो ये भी एक सूक्ष्म तरीके से एनर्जी का जो लेन देन होता है, ये भी कर्म के हिसाब किताब हमारे बनाता है। हमारे गुस्से के बटन को दबाता कौन है? सामने वाला व्यक्ति कि हम खुद? राइट? जनरली हम क्या करते हैं, अदर पीपल एंड सिचुएशन आर द कॉज ऑफ एंगर। परिस्थिति ऐसी थी, क्या करे, कितना कंट्रोल करे, सामने वाले व्यक्ति ने बोला ही ऐसे, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे गुस्सा तो आना ही था। क्या ऐसा होता है? एंगर इज नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। गुस्सा तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। किसी ने अगर गलत बात कही तो गुस्सा तो आएगा, किसी ने अगर छेड़खानी की तो गुस्सा तो आना ही है। ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। क्या आप मानते हैं? इज इट नॉर्मल? एंगर अराइज बाय इटसेल्फ। गुस्सा खुद ब खुद आता है, मैं लाता नहीं हूँ, खुद ब खुद आ गया। अरे ठीक है ना, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, बोलना नहीं था मुझे, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने गलती से बोल दिया। क्या ऐसा भी होता है? थोड़ा सा गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा गुस्सा अगर हम करेंगे ना तो एकदम माहौल बना हुआ रहता है, काम करते हैं सभी। बच्चों को थोड़ा सा डांट दो तो बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ा सा डांट दो तो घर में साफ सफाई भी रहती है। थोड़ा सा डांटो ना, थोड़ा सा ऐसे आंखें बड़ी करो तो काम फटाफट हो जाता है। आपको लगता है ये सही है? तो काम को प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए भी गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम ऑफिस में जाते हैं, वर्क करते हैं, तो वहाँ पे बॉस तो ऐसे ही होते हैं। अगर मुझे भी किसी से काम करवाना है तो फिर अगर एक बार प्यार से बोला, 2 बार प्यार से बोला, हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। ये सोच करके कई बार हम क्या करते हैं, गुस्से को अपना हथियार बना लेते हैं। लेकिन नॉलेज क्या कहता है, बाबा का ज्ञान हमें क्या समझाता है कि इसके चक्कर में काम तो हो जाता है, लेकिन हम एनर्जी कौन सी एक्सचेंज कर रहे हैं, हम कर्म बंधन कितना बना रहे हैं। हमारा कर्म बंधन चुकतू होना चाहिए, हमारे संस्कार बदलने चाहिए, लेकिन वो बदलने की बजाय हमने जो गलत तरीका यूज़ किया है उससे हमारा वो संस्कार और ही क्या होता जा रहा है, कड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है, क्या आप इसको एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? गुस्से का बटन किसके हाथ में? अपने हाथ में। डज एंगर मेक अस पावरफुल? क्या हम सोचते हैं कि गुस्सा करने से हम पावरफुल फील करते हैं? कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है सामने कि गुस्सा किया तो सामने वाला आदमी चुप बैठा तो हमने बहुत प्राउड फील किया, अच्छा देखा हमने गुस्सा किया ना तो सामने वाले ने मेरे को दबाया नहीं, सामने वाला खुद ही दब गया। राइट? तो जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एंगर इज गुड, गुस्सा बहुत अच्छा है, उससे मैं थोड़ा सा शक्तिशाली महसूस करता हूँ, चिल्लाने के बाद मेरे सारे काम फटाफट हो जाते हैं। और कभी कभी तो हम ये भी शब्द बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी परसों के दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, विरार से मैं अपने घर आ रहा था शाम के टाइम जॉब पे, गाड़ी में बैठा हुआ था, आगे की तरफ में एक ऑटो जा रहा था आगे, उस पर बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था। क्या बिलीफ सिस्टम है, इससे आप सोचिए, अंदाज़ा लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति का क्या बिलीफ सिस्टम है। उसने लिखा था, मर्यादा मेरी राम जैसी, मर्यादा मेरी राम जैसी, मोहब्बत श्याम जैसी, मोहब्बत श्याम जैसी, पर क्रोध मेरा महाकाल के जैसा। माना वो जस्टिफाई कर रहा है कि क्रोध करना सही है। अगर हम इस चीज को एग्री करते हैं ना, माना हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर ये हम जस्टिफिकेशन देते हैं ना स्टेटमेंट पे, हम इसको मानते हैं ना कि हाँ लिखा है ना वो सही लिखा है,
तो वो बिलीफ सिस्टम हमारे भी माइंड में चला गया। तो जब कोई सिचुएशन आती है ना, तो महाकाल वाला क्रोध जो बिलीफ सिस्टम में है वो समक्ष आ जाता है। तो हम किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ को एग्री करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे समक्ष आती हैं। अब काम तो सारे हो जाते हैं, गुस्सा करने पे काम तो हो जाते हैं, ऑफिस में भी हो जाते हैं, हमने घर पे भी महसूस किया होगा कि गुस्सा करने पे काम तो हो जाते हैं, लेकिन काम करने की हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। क्रोध करने के बाद क्या घर में खुशी होती है या ऑफिस में खुशी का माहौल होता है? नहीं। क्या हमारा हेल्थ अच्छा रहता है गुस्सा करने के बाद? क्या हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं? काम तो हम करवा ले रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ रही है? त्यागनी पड़ रही है। क्या त्यागना पड़ रहा है? खुशी, अपनी सेहत और अपने रिश्ते, अपने रिलेशन। ये चीज़ें हम खो देते हैं जब हम क्रोध करते हैं। काम तो हो गया। क्या काम करने का या करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है? नहीं। काम करवाने के लिए हम प्रेम से भी सामने वाले को आग्रह कर सकते हैं। अब गुस्सा आता क्यों है? ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें आइसबर्ग दिख रहा है। आइसबर्ग यानी बर्फ का पहाड़। ये जनरली जो अर्थ में पोल्स की तरफ जाएंगे आप, जहाँ पे बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे जाएंगे ना, तो इस तरह के आइसबर्ग दिखाई देते हैं, जिसमें बर्फ का पहाड़ दिखाई देगा पानी के ऊपर, बट उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। गुस्सा आता है या गुस्सा किसी सिचुएशन में आ गया, तो हमें क्या करना है? बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को चेक करना है कि गुस्सा किस वजह से आया। क्या गुस्सा इसलिए था कि मैं वहाँ पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था? क्या गुस्सा इस वजह से आया कि मेरा ईगो हर्ट हुआ? क्या गुस्सा इस वजह से हुआ कि मुझे गिल्ट फील हो रहा था? किस वजह से गुस्सा आया, उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके कारण को हम सही से जान लेते हैं तो मेडिटेशन के समय स्वमान यूज़ करके, पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करके वो बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। और वो बिलीफ सिस्टम को एक बार हमने चेंज किया तो फिर दोबारा ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक जैसे अभी वाइट दीवार ले लीजिए, क्रोध किया यानी उसके ऊपर ब्लैक कलर के पेंट के छींटे मार दीजिए, राइट? अब वो छींटे जो है वो ब्लैक कलर के दीवार के ऊपर दिखेंगे ना, राइट? अब वो मेरे मन पे उसका इम्प्रेशन पड़ गया। अब उसको मुझे अगर फिनिश करना है तो मुझे वाइट कलर का पेंट उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो वाइट कलर का पेंट यानी पॉजिटिव एनर्जी, ब्लैक कलर के छींटे यानी गुस्से की वजह से आई हुई नेगेटिव एनर्जी। उसे मुझे क्या करना है? लेट गो करना है, छोड़ देना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, वो एक बार में पेंट करने पे ब्लैक छींटे जाएंगे क्या? नहीं। मुझे एक बार, मुझे 2 बार, मुझे 3 बार, जब तक वो ब्लैक छींटे पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते, मुझे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, राइट? वाई टू मैनेज एंगर। हमने ये बहुत बारी सुना भी होगा कि क्रोध की वजह से 3 चीज़ों के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक तो हमारा फिजिकल हेल्थ, गुस्सा करने के बाद हमारी धड़कन बहुत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, देन सिर में दर्द हो जाता है। जो क्रॉनिक डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उसका सबसे बड़ा कारण है गुस्सा, क्रोध करना। क्रोध ज़रूरी नहीं है कि चिल्लाकर ही बताया जाए। हम बहुत बारी क्या करते हैं? साइलेंट मोड में भी रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम उस नेगेटिव एनर्जी को क्या करते जा रहे हैं? जमा करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। उसका बर्डन यहाँ पर है, उसका बर्डन यहाँ पर है, तो यहाँ से उसका बर्डन हमारे पूरे बॉडी के ऊपर होगा। जैसे ये बॉडी है तो ये भी एक एनर्जी है, वैसे ही हमारा मन है। मन में भी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं? बुरी चीज़ों को जब पकड़ के रखते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को क्या कर रहे हैं? पकड़ के रख रहे हैं। और जो वो नेगेटिव एनर्जी मेरे माइंड में है तो उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर भी होता है। हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर क्रोध का प्रभाव पड़ता है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। अगर किसी से झगड़ा कर लिया, कोई 1-2 अच्छे दोस्त हैं,
बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन झगड़ा कर लिया किसी एक मोमेंट पे आकर के, तो क्या वो दोबारा दोस्त बनने के बाद भी उस पहले की तरह, जिस तरह से दोस्ती थी पहले की तरह, वो क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, अगर दोनों इमोशनली इंटेलिजेंस है तो वो क्या करेंगे, जो पड़ी हुई गांठ है उसको, गांठ को तोड़ सकते हैं और फिर से पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो किसी से अगर एक बार झगड़ा हो जाए तो बोलेंगे मैं तो दोबारा तेरी शक्ल ना देखूं। तो इस तरह से हमारे रिलेशंस क्रोध की वजह से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं। एक है बॉस, जो कंपनी का बॉस है या सीईओ हम बोल सकते हैं, और जो 2 दिख रहे हैं, एक लड़का दिख रहा है ग्रीन कलर की शर्ट में और एक लड़की दिख रही है, दोनों एम्प्लॉई हैं। अब बॉस ने क्या किया, दोनों को बुलाया अपने पास किसी एक काम को लेकर के, जिसमें उनसे गड़बड़ी हुई थी। उस काम को लेकर के बॉस ने दोनों को भी क्या किया, चिल्लाया, डांटा, गुस्सा किया कि आपकी वजह से ये चीज़ें गलत हुई हैं, आप लोगों ने प्रॉपरली इसको किया नहीं है। बहुत उनकी अच्छे से क्लास ले ली बॉस ने। अब बॉस क्या फील कर रहा है, बॉस ये फील कर रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास कितने अथॉरिटी है, मेरे पास तो गुस्सा करने की अथॉरिटी, गुस्सा करके मैं अभी काम करवा लूँगा, इनके ऊपर अभी गुस्सा करके इतना प्रेशर डालूंगा ना कि ये लोग फटाफट वो काम कर देंगे। अब इसमें जो लड़की है उसका एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो वो डर के मारे भाग के जा रही है कि मुझे जा करके बॉस ने भी जो सारी चीज़ें बताई वो करनी है। लेकिन वो बॉस के गुस्से की वजह से इतनी डर गई है कि उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही चिल्लाते हैं, ये चीज़ अगर प्यार से बता देते तो क्या मैं नहीं करती क्या। अब उसके माइंड में कंटिन्यूसली उसे थॉट चल चल के वो इतना प्रेशर में आ गई कि वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। और जो दूसरा लड़का वहाँ पे दिख रहा है, भाई दिख रहा है, वो शांत मिजाज का है। उसने बोला ठीक है, बॉस ने गुस्सा किया ना, वो तो उनका रोल है, उनका काम है, उनको तो गुस्सा करना ही है, मुझे काम को सही तरीके से करके देना है। जो उन्होंने गलतियां बताई है उसको मैं सुधार देता हूँ। और पॉजिटिव वे से उसने बॉस के एंगर को पॉजिटिव वे से लिया और उसने उस काम को ख़त्म किया और शाम को जाकर के वो अपने घर पे चैन की नींद सो गया। उस चीज़ का उसने किसी को डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन वहीं पे वो जो दूसरी लड़की है जिसने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की, जिसने बॉस के एंगर को एब्जॉर्ब कर लिया, वो डिस्टर्ब हो गई। अब वो डिस्टर्ब हो गई तो डिस्टर्ब होने के बाद काम का जो प्रेशर है वो तो वर्क पे था ही, शाम को घर जाने के बाद उसका वो गुस्सा अपने फैमिली के ऊपर भी उतरता है, बच्चों के ऊपर उतरता है। उसी एंगर में वो जा करके क्या करेगी, भोजन बनाएगी और वही एंगर भोजन के थ्रू उसके फैमिली को वापस जाएगी। तो इन दोनों में सबसे समझदार आपको कौन लगता है? दोनों में कौन समझदार है? दोनों का अप्रोच किसका सही है? लड़के का अप्रोच सही है, राइट। सामने वाला अगर व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो हमें नॉलेज मिली हुई है कि ये क्या चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। ड्रामा में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजा रही है, सभी का पार्ट एक्यूरेट है। क्यों, क्या, ये प्रश्न तो हम उठाएंगे ही नहीं। तो अगर हमें ड्रामा का नॉलेज सही से रहता है तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर भी रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमारे ऊपर उसका असर होगा भी नहीं। तो जो भी हम एनर्जी देते हैं ना, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि इसका रिटर्न हमेशा हमें मिलेगा, राइट। तो जैसे हम लेन देन करते हैं तो अगर हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया तो रिटर्न में वो भी हमें क्या करता है, गिफ्ट देता है। तो उसी तरह एनर्जी है, मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, लव मतलब शांति, प्रेम, खुशी, ये इन्वेस्ट करना है, या मुझे क्रोध में इन्वेस्ट करना है। तो जो समझदार होंगे वो तो कहेंगे नहीं, मुझे तो शांति, प्रेम, सुख, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, क्रोध में कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो कोई भी इमोशन जब हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो प्रेम, शांति का हो, चाहे वो क्रोध या नाराजगी का हो, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, क्रिएटर के ऊपर पड़ता है। जो वो इमोशन क्रिएट करता है ना, उसके ऊपर उसका सबसे पहला इफेक्ट होता है। अगर मैं
शांति का इमोशन क्रिएट कर रहा हूँ तो शांति का सबसे पहला प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? मुझ पर पड़ेगा। अगर मैं क्रोध क्रिएट कर रहा हूँ तो क्रोध का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? मुझ पर ही पड़ेगा। सामने वाले तक वो जाए या ना जाए उसका सबसे पहला इम्पैक्ट किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, जो क्रिएट कर रहा है। और रिटर्न, वो एनर्जी रिटर्न हमारे पास आएगी, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। सामने वाला पर्सन कैसा है तो वो उनके इमोशनल हेल्थ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने क्रोध किया और दूसरा व्यक्ति, जैसे अभी पीछे वाला सिचुएशन ले लो, बॉस ने क्रोध किया। अब इमोशनल हेल्थ किसका अच्छा था? लड़के का अच्छा था। उसने क्या किया? बॉस को पॉजिटिव एनर्जी सेंड की, उसने नेगेटिव एनर्जी सेंड की? नो। तो बॉस ने इन्वेस्ट किस में किया था? क्रोध में। लेकिन लड़के की तरफ से बॉस को क्रोध में रिटर्न मिला? नहीं। रिटर्न में क्रोध दिया लड़के ने? नहीं। उसने क्या दिया? समझदारी के संकल्प, प्रेम के संकल्प, शांति के संकल्प अपने बॉस को भेजे। वहीं पे उस लड़की ने रिटर्न क्या दिया बॉस को? क्रोध ही दिया, नाराजगी दी, एंगर दिया, राइट? तो डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो सामने वाला हमें क्या रिटर्न करेगा वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं कौन सी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कौन सी एनर्जी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न क्या आएगा वो सामने वाले पे डिपेंड है। अगर मैंने प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति इन्वेस्ट की तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसके रिटर्न में प्रेम और शांति ही मिलेगी। हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसका मिजाज आज ठीक नहीं है, उसने रिटर्न में मुझे क्रोध दे दिया, तो वो जो क्रोध है उसको मैं क्या करूँगा? लूँगा कि नहीं लूँगा? नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा इमोशनल हेल्थ अच्छा है ना। मुझे पता है कि ये क्रोध मुझे किसी का भी लेना नहीं है और क्रोध किसी को भी देना नहीं है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन लिखी हुई है, जैसे डिले और वेटिंग। डिले और वेटिंग, हम किसी मित्र को बुलाते हैं कि आज मिलने के लिए आ जा, मैं मॉल के यहाँ पे शाम को 5 बजे आपका इंतज़ार करूँगा। अब वो दोस्त आ रहा है लेकिन उसे आने में क्या हो गया? लेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। आम जिंदगी में कैसा होगा? आम जिंदगी में होगा कि 10 बार हम उसको फ़ोन करेंगे, अरे किधर है, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरे को अक्ल नहीं है क्या, तेरे को पता है ना थाने में इतना ट्रैफिक रहता है, तो जल्दी निकलने का ज़रा, तो तू बस में आ रहा है, तू ऑटो में आने का ना, गरीब है क्या तू। ये सारी चीज़ें आम जिंदगी में होती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बीके ज़िंदगी की बात करें तो बीके ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए? ठीक है, आ जाएगा। हो सकता है उसे ट्रैफिक मिला होगा, सिचुएशन तो मुझे भी पता है, बस में आ रहा होगा, हम उसे क्या करेंगे? एक पॉजिटिव संकल्प देंगे और हम ये भी सोचेंगे कि ये मेरे पेशेंस की टेस्ट है। यहाँ पे मुझे खुद को देखना है या मैं खुद को भी देख पा रहा हूँ कि मेरा पेशेंस कितना है। मेरा पेशेंस लूज हो रहा है तो मुझे अपने पेशेंस के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर बैठ करके हम यहाँ वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आम जिंदगी रहेगी तो हमने कौन सी एनर्जी इन्वेस्ट की? नेगेटिव एनर्जी इन्वेस्ट की। बीके ज़िंदगी में हमने क्या किया? पॉजिटिव एनर्जी इन्वेस्ट किया। उसी तरह सेकेंड सिचुएशन है अनमेट एक्सपेक्टेशन। किसी को मैंने कुछ काम बोला था या किसी व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि मैं ये काम आपके लिए करूँगा या ये वस्तु मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उसने नहीं लाया। आम जिंदगी में क्या होगा? इसे तो लाना ही नहीं था, खाली बहाने बना रहे हैं, लाना होता तो लाके दे दिया होता। नेगेटिव थॉट्स टिक टिक, हमने क्या इन्वेस्ट किया? नेगेटिव एनर्जी इन्वेस्ट की। लेकिन अब बीके ज़िंदगी में हम क्या करेंगे? नथिंग न्यू, ड्रामा में ऐसे ही था, जो है एक्यूरेट है, फुल स्टॉप, बिंदी को बिंदी लगाओ। तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपनी लाइफ में करना है। दो चीज़ें होती हैं, बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना तो उसको पहचानना बहुत इजी है। अगर मुझे मेरी आंखों से या मेरे संकल्प में किसी का बिहेवियर दिखाई देता है, किसी के फेस एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं,
उनकी कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है, उनके ऊपर हमने लगाया हुआ कोई लेबल हमें दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि उस वक्त हम देह भान में हैं। उसी के अपोजिट सोल कॉन्शियसनेस। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो हमें सामने वाला किस तरह से दिखाई देता है? आत्मा स्वरूप में दिखाई देता है, आत्मा भाई भाई स्वरूप में दिखाई देता है। और मुझे ये भी स्मृति होता है कि ये क्या है? लॉन्ग जर्नी है। सामने वाली आत्मा लॉन्ग जर्नी पर है, बर्थ एंड रीबर्थ के। कई जन्म लेकर के वो यहाँ पहुंची है, पिछले जन्मों के अनुसार उसके संस्कार है। तो ये समझदारी हमारे मन में आती है। और कई जन्म लेने के समय उसने बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस को क्या किया होगा? फेस किया होगा। सो उनकी सिचुएशन आज इस तरह से है। तो जब ये हमें अंडरस्टैंडिंग आती है, तब उस सामने वाली आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? सामने वाली आत्मा के लिए हम पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, यानी कि हम उनको दुआएं देते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं। आज भी मुरली में था ना कि हम बोलते हैं, उसका इफेक्ट कितना होगा पता नहीं, लेकिन अगर हमने बैठ करके उस आत्मा को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया तो वाइब्रेशन छप जाती है। वाइब्रेशन क्या होती है? छप जाती है। तो वाइब्रेशन अगेन दो टाइप्स की होती है, नेगेटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो आम जिंदगी जीना है या बीके जिंदगी में जो हम जीते हैं उस तरह से जीना है। तो बीके जिंदगी में हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आत्मा पे छप जाती है। तो हमें अपने आप को कंटिन्यूअसली कहाँ से? बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो एंगर है वो आ जाता है कि हम चूज करते हैं। तो जनरली आंसर ऐसा होता है कि एंगर अपने आप आ जाता है, लेकिन एंगर अपने आप आता नहीं है। एंगर को हम चूज करते हैं, गुस्से को हम चूज करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या हम अपने घर पे बड़ों को चिल्लाते हैं? अगर हम अपने मम्मी पापा से या बड़े भाई बहन से या दादा दादी से एग्री नहीं करते, उनकी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं एग्री नहीं करता, फिर भी हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं क्या? नहीं चिल्लाते। क्या हम अपने बॉस पे चिल्लाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपने बॉस पे चिल्लाते हैं? नहीं। भले ही बॉस बहुत चीजें गलत बोल रहा है, मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसको गुस्सा नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। क्या हम छोटे से 3 महीने के बच्चे को चिल्लाएंगे? नहीं। लेकिन हम चिल्लाएंगे किस पे? हम चूज करते हैं कि हमें चिल्लाना किस पे है। हम अपने से छोटों पे क्या करते हैं? चिल्ला देते हैं। हम अपने घर पे आने के बाद अपने स्पाउस को या फिर अपने छोटे बच्चों को या फिर अपने छोटे भाई को, बहन को हम क्या करते हैं? चिल्ला देते हैं। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि डांटना कितना है और कब डांटना है, यहाँ तक हम चूज करते हैं। तो एंगर हमारा क्या हो गया? चॉइस हो गया। तो अब जब भी कभी एंगर आएगा तो अवेयरनेस अपने आप पे रखना है और चूज करना है कि मुझे एंगर चूज करना है कि मुझे पीस चूज करना है। ये किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? हमारे ऊपर डिपेंड है, राइट? ये फॉर्मूला में भी आपको पता होगा, SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्विच। ट्रैफिक कंट्रोल हम सभी करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के टाइम पे हमें क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपने सारे कामों को क्या करना है? स्टॉप करना है। स्टॉप करके अपने सोल कॉन्शियसनेस को रिमाइंड करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है और अपने थॉट्स को क्या करना है? स्विच करना है, राइट? अब हम देखेंगे एंगर को मैनेज करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, राइट? तो टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं? तो सबसे पहला जो टूल है वो है राजयोगा मेडिटेशन, जो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन में जनरली हम क्या सीखते हैं कि हम कौन है? आत्मा। आत्मा और परमात्मा की पहचान, ये पहला जो लेसन है, ये हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में क्या करता है? शिफ्ट करता है। जो दूसरा टूल है जो अभी हम लोगों ने देखा, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, रुकना है, चेक करना है और स्विच करना है। तीसरा है पॉजिटिव एफर्मेशन। अगर मुझे क्रोध आ रहा है
या किसी व्यक्ति के लिए क्रोध आ रहा है, तो मुझे अपने आप को क्या करना है, चेंज करना है। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आ रहा है तो मुझे उस व्यक्ति को भी क्या करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करना है कि वो भी क्या है, एक आत्मा है और आत्मा कई जन्मों से पार्ट प्ले करते हुए आ रही है। राइट, पावर ऑफ साइलेंस, शांति में बैठ करके अपने आप को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। साइलेंस का ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमें खुद को चेक करना है कि गुस्सा अगर किसी सिचुएशन में आया भी होगा पास्ट में, तो उस पास्ट में सिचुएशन को अपने सामने इमर्ज करो कि उस सिचुएशन में मुझे क्रोध क्यों आया, उसकी जड़ तक जाओ और उस जड़ का इलाज करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ईगो की वजह से आया था, तो ईगो को समाप्त करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपैशन एंड एम्पैथी। आज भी मुरली में बताया था कि सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो कंपैशन एंड एम्पैथी, हमें क्या करना है, सभी आत्माओं को दुआएं देना है और उनसे दुआएं रिटर्न में प्राप्त करनी है। तो 9 डेज के बाद हम सभी नए साल में जाएंगे। तो नए साल में जाने से पहले हम सभी अपने आप से क्या करेंगे, एक प्रतिज्ञा करेंगे कि हम किसी भी सिचुएशन में क्या रहेंगे, शांत रहेंगे और स्थिर रहेंगे। हम सभी के साथ में पेशेंस यानी धैर्य, प्रेम और समझदारी के साथ में क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। हम अपने साथ गुस्से को या जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको नए साल में लेकर के नहीं जाएंगे, उसे हम अभी ही क्या कर देंगे, लेट गो कर देंगे। और भगवान ने जो हमें शक्तियाँ दी है, उस शक्तियों से सभी आत्माओं को हम क्या करेंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे। और हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि किसी भी चैलेंज में, किसी भी अपॉर्चुनिटी में मैं अपने इनर पीस को क्या करूं, मेंटेन रखूं, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखूं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या करूं, ग्रो करूं। थैंक यू।